आज की चर्चा की शुरुआत एक ऐसे आंकड़े से करते हैं जिसने, आप कह सकते हैं, कई सालों तक भारतीय राजनीति में भूचाल ला दिया था। सोचिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG एक रिपोर्ट जारी करते हैं और कहते हैं कि एक सरकारी प्रक्रिया से देश को अनुमानित तौर पर 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जी हाँ, 1.76 लाख करोड़। ये मतलब इतना बड़ा आंकड़ा है कि कल्पना करना भी मुश्किल है। आज हम इसी 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की परतें खोलेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस कहानी के हर पहलू को छूते हैं। ये सब कैसे शुरू हुआ, इसमें कौन कौन से बड़े नाम शामिल हुए और सबसे बढ़कर इसका अंत इतना उलझा हुआ और विवादास्पद क्यों रहा। हमारा मिशन है इस बेहद जटिल कहानी को आपके लिए आसान बनाना। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था। इस एक मामले ने तत्कालीन यूपीए सरकार की छवि पर बहुत गहरा असर डाला। भारत के पूरे टेलीकॉम सेक्टर की दिशा बदल दी। और जनता के भरोसे को भी हिलाकर रख दिया। और जैसा कि आपने कहा, इस कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा ज्यादातर लोग आज भी मानते हैं। एक जबरदस्त ट्विस्ट है आखिर में। तो चलिए फिर कहानी की शुरुआत से ही शुरू करते हैं। ये सब हुआ कैसे? देखिए, इसकी नींव 2007 में रखी गई थी, मई 2007 में, जब यूपीए 1 सरकार का कार्यकाल चल रहा था। डीएमके कोटे से ए राजा को नया टेलीकॉम मंत्री बनाया गया। ओके। उनके आने के कुछ ही महीनों के अंदर दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्स ने 2G स्पेक्ट्रम और उसके साथ मिलने वाले लाइसेंस बांटने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यहाँ तक तो सब सामान्य लगता है, एक नया मंत्री आया है और वो काम आगे बढ़ा रहा है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पहली बार शक पैदा किया है ना? हाँ, यहीं से चीजें थोड़ी अजीब होने लगी। देखिए, क्या है ना, उस वक्त भारत का टेलीकॉम सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा था और स्पेक्ट्रम की जबरदस्त मांग थी। एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि आवेदन की जो कट ऑफ तारीख है वो 1 अक्टूबर नहीं बल्कि 25 सितंबर ही होगी। एक मिनट, जिस दिन ये घोषणा की गई उसी दिन को आखिरी तारीख बना दिया गया? जी। ये तो बहुत ही अजीब है। इसका तो सीधा मतलब ये हुआ कि घोषणा होने के बाद किसी भी नई कंपनी को आवेदन करने का मौका ही नहीं मिला। एग्जैक्टली। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग लगता है। बिल्कुल। और यही पहला बड़ा विवाद बना। इसके बाद जनवरी 2008 में 122 लाइसेंस पहले आओ पहले पाओ यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के आधार पर बांट दिए गए। लेकिन FCFS को भी एक नए तरीके से परिभाषित किया गया। अच्छा। पहले आने का मतलब ये नहीं था कि किसने पहले आवेदन दिया, बल्कि ये था कि कौन सी कंपनी आवेदन की फीस का चेक सबसे पहले जमा करती है। अच्छा, तो पूरा खेल टाइमिंग का था। लेकिन इसमें असल समस्या क्या थी? मेरा मतलब FCFS तो एक नीति हो सकती है। समस्या थी उसके इस्तेमाल में और उस वक्त के जो हालात थे उसमें। उस वक्त स्पेक्ट्रम की मांग आसमान छू रही थी। करीब 46 कंपनियों से 575 आवेदन आए थे। बाप रे। इकोनॉमिक्स का सीधा सिद्धांत है कि जब मांग ज्यादा हो और सप्लाई सीमित हो तो नीलामी यानी ऑक्शन सबसे पारदर्शी तरीका होता है, ताकि सही कीमत मिले। हाँ, ताकि बेचने वाले को सही कीमत मिले। लेकिन सरकार ने नीलामी करने के बजाय 2001 की दरों पर लाइसेंस बांटने का फैसला किया। 2001 की? जी। 7 साल पुरानी दरों पर? जी, 2001 में एक मोबाइल कनेक्शन बहुत बड़ी बात होती थी और 2008 में ये आम हो चुका था। यानी 7 साल पुरानी कीमत पर 2008 का कीमती संसाधन बेचा जा रहा था। समझ गया। मतलब देश को सीधे सीधे राजस्व का नुकसान हुआ और ये आरोप भी तो लगे थे कि कुछ खास कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया। हाँ, और ये इस मामले का दूसरा बड़ा पहलू था। आरोप लगे कि कुछ कंपनियों को पहले से ही पता था कि ये कट ऑफ डेट बदलने वाली है और पेमेंट विंडो कब खुलेगी। ओहो। नतीजतन वो अपनी पूरी तैयारी के साथ सबसे आगे लाइन में खड़े थे। इनमें से कई कंपनियां तो ऐसी भी थीं जिन्हें टेलीकॉम सेक्टर का कोई अनुभव ही नहीं था। जैसे कि रियल एस्टेट कंपनियां। बाद में इन्हीं कंपनियों ने अपने लाइसेंस बड़ी टेलीकॉम कंपनियों को ऊंचे दामों पर बेचकर भारी मुनाफा कमाया। अच्छा। इससे ये शक और भी गहरा हो गया कि ये सब कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही किया गया था। तो ये सब पर्दे के पीछे चल रहा था। लाइसेंस 2008 में बढ़ गए, लेकिन ये पूरा मामला एक राष्ट्रीय घोटाले के रूप में जनता के सामने आया कैसे? क्योंकि इसमें तो लगभग 2 साल लग गए। इसकी शुरुआत हुई मई 2009 में। एक NGO है टेलीकॉम वॉचडॉग,
उन्होंने केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी को एक शिकायत भेजी। अच्छा। उन्होंने इस पूरे आवंटन में हुई गड़बड़ियों की जांच की मांग की। सीवीसी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे सीबीआई को सौंप दिया और अक्टूबर 2009 में सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की। तो यहाँ से आधिकारिक जांच शुरू हुई। जी हाँ, दूरसंचार विभाग के अज्ञात अधिकारियों और निजी कंपनियों के खिलाफ। और फिर आया वो मोड़ जिसने देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, नवंबर 2010 की सीएजी रिपोर्ट। बिल्कुल। 1.76 लाख करोड़ के अनुमानित नुकसान का आंकड़ा इसी रिपोर्ट से आया था। इस आंकड़े पर एक सेकंड रुकते हैं। 1.76 लाख करोड़, ये इतना बड़ा है कि आज भी सोचना मुश्किल है। बिल्कुल, और इसी आंकड़े ने इस मामले को एक तकनीकी मुद्दे से निकालकर देश का सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया। सीएजी ने ये आंकड़ा कैसे निकाला, ये भी समझना दिलचस्प है। उन्होंने 2008 में बांटे गए स्पेक्ट्रम की कीमत की तुलना उसके कुछ समय बाद हुई 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी से मिले राजस्व से की। अच्छा, एक तरह से तुलनात्मक विश्लेषण था। हाँ, उनका तर्क था कि अगर 2G स्पेक्ट्रम की भी नीलामी की जाती तो सरकार को लगभग इतनी रकम मिल सकती थी। हालांकि सरकार का तर्क कुछ और था। हाँ, सरकार और कांग्रेस का पार्टी का तर्क था कि ये सिर्फ एक प्रिजम्पटिव लॉस या अनुमानित नुकसान है, असल नुकसान नहीं। लेकिन तब तक आप कह सकते हैं पब्लिक परसेप्शन बन चुका था। जाहिर है, इस रिपोर्ट के बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटी होंगी। विपक्ष ने सरकार को घेर लिया होगा। जबरदस्त राजनीतिक दबाव बना, संसद की कार्यवाही ठप हो गई। आखिरकार रिपोर्ट आने के कुछ ही दिनों बाद 14 नवंबर 2010 को ए राजा को टेलीकॉम मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। और फिर गिरफ्तारी हुई। जी, 2 फरवरी 2011 को सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस गिरफ्तारी ने ये साफ कर दिया कि ये मामला अब सिर्फ एक नीतिगत गड़बड़ी का नहीं, बल्कि एक बड़े आपराधिक घोटाले की जांच में तब्दील हो चुका है। तो ए राजा गिरफ्तार हो गए। जाहिर है वो तो इस कहानी के केंद्र में थे, लेकिन इतना बड़ा मामला कोई एक व्यक्ति तो अकेले नहीं कर सकता। इसमें और कौन कौन से बड़े नाम सामने आए? आप सही कह रहे हैं, ये एक बड़ी बिसात थी। ए राजा के अलावा इस मामले में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम करुणानिधि की बेटी और तत्कालीन सांसद कनिमोजी का नाम भी आया। ओके, एक बड़ा राजनीतिक नाम। जी, कॉर्पोरेट जगत से भी कई बड़े नाम शामिल थे, जैसे स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद बलवा, यूनिटेक के संजय चंद्रा और डीबी रियल्टी के विनोद गोयनका। इनके अलावा कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी आरोपी बनाए गए। कुल मिलाकर लगभग 17 से 19 लोगों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया था। और इन सब पे मुख्य आरोप क्या थे? मतलब सीबीआई की कहानी क्या थी? देखिए, यहाँ पर आरोपों की प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। सीबीआई का मुख्य तर्क ये नहीं था कि ये सिर्फ एक गलत नीति थी। उनका कहना था कि ये एक सोची समझी आपराधिक साजिश थी जिसे कुछ कंपनियों को अवैध रूप से फायदा पहुंचाने के लिए रचा गया था। मतलब पहले आओ पहले पाओ की नीति को जानबूझ के तोड़ा मरोड़ा गया। हाँ, ताकि पहले से चुनी हुई कंपनियां ही पहले पहुंच सकें। और क्या, इसमें रिश्वतखोरी का भी एंगल था, क्योंकि बिना पैसों के लेन देन के इतने बड़े घोटाले की कल्पना करना मुश्किल है। बिल्कुल, और यही सीबीआई के केस का सबसे मजबूत आधार था। बिल्कुल। सबसे गंभीर आरोप रिश्वतखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का था। ओके। सीबीआई ने दावा किया कि लाइसेंस देने के बदले में लगभग 200 करोड़ की रिश्वत दी गई थी। 200 करोड़? जी, उनकी कहानी के मुताबिक ये पैसा डीबी रियल्टी ग्रुप की एक सहयोगी कंपनी से घूमकर कलेगनार टीवी तक पहुंचाया गया था। कलेगनार टीवी? जिसमें कनिमोजी की हिस्सेदारी थी। हाँ, कनिमोजी और उनकी मां की बड़ी हिस्सेदारी थी। सीबीआई का कहना था कि इस पैसे को एक लोन के रूप में दिखाया गया था, लेकिन असल में यह लाइसेंस पाने का इनाम यानी क्विड प्रो क्वो था। और इसे साबित करना ही सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती रही होगी। बिल्कुल। तो मामला अदालत में पहुंच गया। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, गिरफ्तारियां हुई, लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। हाँ, फरवरी 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। ये आपराधिक मामले से अलग एक जनहित याचिका पर सुनवाई थी। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन की पूरी पहले आओ पहले पाओ प्रक्रिया को ही गलत, मनमाना और अवैध ठहरा दिया। मतलब पूरी पॉलिसी ही खारिज कर दी। हाँ, कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि स्पेक्ट्रम जैसे कीमती राष्ट्रीय संसाधन को इस तरह मनमाने ढंग से नहीं बांटा जा सकता। ये जनता की संपत्ति है और इसे बांटने का एकमात्र पारदर्शी तरीका नीलामी ही है। और इसी फैसले में सारे लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए थे, है ना? जी हाँ, कोर्ट ने 2008 में ए राजा द्वारा जारी किए गए सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए। ये टेलीकॉम कंपनियों और निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन देश के लिए एक बड़ा संदेश था
कि सरकारी नीतियों में पारदर्शिता सर्वोपरि है। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अगर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि पूरी प्रक्रिया ही गैर कानूनी थी और सारे लाइसेंस भी रद्द कर दिए, तो फिर केस बचा ही क्या? मेरे हिसाब से तो कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। घोटाला साबित हो गया, सजा मिल गई। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे उलझा हुआ ट्विस्ट आता है। अच्छा? इसे समझने के लिए हमें दो अलग अलग तरह के मामलों में फर्क करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक सिविल या प्रशासनिक मामला था, उसने नीति को गलत ठहराया। ओके। लेकिन किसी को जेल भेजने के लिए आपको आपराधिक इरादा साबित करना होता है, ये क्रिमिनल केस था। 2G मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस रद्द करके प्रक्रिया को तो गलत ठहरा दिया, लेकिन ए राजा और दूसरों पर जो रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश का मामला था, वो पटियाला हाउस की विशेष CBI अदालत में चलता रहा। अच्छा। तो दो अलग अलग ट्रैक पर लड़ाई चल रही थी, एक नीति की वैधता पर और दूसरी उस नीति को बनाने वालों की नीयत पर। बिल्कुल सही। ये साबित करना अभी बाकी था कि इस गलत प्रक्रिया को लागू करने के पीछे कोई आपराधिक मंशा थी या नहीं। तो फिर इस क्रिमिनल केस का क्या हुआ? ये केस कई सालों तक चला। सैकड़ों गवाह पेश हुए, हजारों पन्नों के दस्तावेज जमा किए गए, पूरे देश की नजर इस पर थी। और फिर 21 दिसंबर 2017 को विशेष CBI जज OP सैनी ने अपना फैसला सुनाया और ए राजा, कनिमोझी समेत सभी 17 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। सभी को बरी कर दिया। ये तो उस समय की सबसे बड़ी खबर रही होगी। बिल्कुल। मतलब CAG का 1.76 लाख करोड़ का आंकड़ा, सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस रद्द करना, इतने सालों की जांच और नतीजा जीरो। बिल्कुल। ये फैसला सबके लिए एक शॉक की तरह था। CBI के लिए तो ये बहुत बड़ी हार थी। अदालत का फैसला बहुत स्पष्ट था। जज ने अपने फैसले में लिखा कि अभियोजन पक्ष यानी CBI अपने आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस और स्वीकार्य सबूत पेश नहीं कर पाया। कोई सबूत नहीं। उन्होंने कहा कि वो 7 साल तक इंतजार करते रहे कि कोई लीगली एडमिसिबल एविडेंस सामने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उस 200 करोड़ के लेन देन का क्या हुआ, जिसे CBI रिश्वत बता रही थी? वो तो हुआ था। अदालत में माना कि पैसों का लेन देन तो हुआ था, लेकिन अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर पाया कि वो पैसा रिश्वत का था। बचाव पक्ष ने उसे एक सामान्य व्यावसायिक लोन के तौर पर पेश किया और CBI इस कहानी को तोड़ नहीं पाई। जज ने अपनी टिप्पणी में यहाँ तक कहा कि कुछ लोगों ने तथ्यों को कलाकारी से और बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, जिससे एक बड़े घोटाले की धारणा बनी। लेकिन अदालत के सामने सबूतों के आधार पर यह धारणा टिक नहीं पाई। तो ये तो बहुत ही विरोधाभासी स्थिति बन गई। एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि पूरी प्रक्रिया अवैध और मनमानी थी, और दूसरी तरफ निचली अदालत कह रही है कि इस प्रक्रिया को चलाने वालों ने कोई अपराध किया है, ये साबित ही नहीं हो पाया। तो एक आम इंसान इसका क्या मतलब निकाले? और यही इस मामले की सबसे बड़ी विरासत और सबसे बड़ा सवाल है। इस केस ने भारत के टेलीकॉम सेक्टर को हमेशा के लिए बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए नीलामी का मॉडल ही अपनाया गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी और सरकारी खजाने को भी फायदा हुआ। तो एक तरह से सिस्टम में सुधार तो हुआ, लेकिन जवाबदेही का क्या? क्या ये सिस्टम पर से भरोसा नहीं उठाता कि देश को इतना बड़ा नुकसान हुआ, प्रक्रिया गलत थी, पर सजा किसी को नहीं हुई? बिल्कुल। और इसी ने एक बड़ी बहस को जन्म दिया। एक खराब नीति और एक आपराधिक कृत्य के बीच की महीन रेखा क्या है? क्या हर नीतिगत फैसले से हुए नुकसान को घोटाला माना जा सकता है? इस मामले में लाइसेंस रद्द होने से कई विदेशी और भारतीय कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। टेलीकॉम सेक्टर में अनिश्चितता का माहौल बना और भारत की निवेश के लिए एक अच्छी जगह होने की छवि को भी धक्का लगा। तो क्या ये एक बहुत बड़ा घोटाला था, जैसा कि CAG रिपोर्ट और शुरुआती जांच में कहा गया, या सिर्फ एक गलत नीति जिसे राजनीतिक कारणों से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जैसा कि बचाव पक्ष का तर्क था? ये सवाल आज भी हवा में तैर रहा है। हाँ, क्योंकि दोनों अदालतों के फैसलों ने अपनी अपनी जगह एक अलग कहानी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम की गलती पकड़ी और CBI कोर्ट को उस सिस्टम को चलाने वालों के खिलाफ व्यक्तिगत अपराध का सबूत नहीं मिला। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि 2G मामला सिर्फ कुछ आंकड़ों या गिरफ्तारियों की कहानी नहीं है। ये नीति, राजनीति, व्यापार और न्याय के बीच की एक जटिल पहेली है, जिसके अलग अलग हिस्से अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या? जब किसी प्रक्रिया को देश की सर्वोच्च अदालत अवैध
और राष्ट्रहित के खिलाफ ठहरा दे, लेकिन उस प्रक्रिया को चलाने वालों पर आपराधिक आरोप साबित न हो पाए, तो ये हमारी जांच एजेंसियों की क्षमता, सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया और हमारी न्याय व्यवस्था में जवाबदेही तय करने के तरीके के बारे में क्या कहता है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।